आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, मैं बता रहा था कि कल आप लोग इतिहास स्टार्ट किए थे और उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़े थे, सिर्फ ये ऊपर वाला पढ़े थे कि इतिहास की दुनिया मतलब घटना का संसार, और फिर इस सब का नाम पढ़े थे। और आज हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग बिल्कुल जैसे चेहरा मेरे तरफ है ना, नजर से नजर मिल रहा है, ऐसे मिलना चाहिए, नीचे नहीं देखिएगा। आज सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, खड़े हो जाओ मैडिया। आप लोग नीचे नहीं देखेंगे मैडिया, तो फिर क्या होगा, तो भी खड़े हो जाओ, तो बहुत खच्चर है। तो आप आए थे कब? आप आपकी खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, ये कौन है? मारेंगे। यार दुखी कर दिया तूने, ठीक है बैठ। तो बताइए कौन है? कार्ल मार्क्स। वाह, थैंक यू सो मच। तो बताइए कौन है? राजा राममोहन। चलो देखो, ये दोनों पेन जीत लिया है, पूरा छूट गया पेन। देखो ये पेन जीता है वो, देखो शुरू हो गया इसका आज से बैच। 4-5 टका ले लिया खट से आज। तो आप लोग को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आज जो हम पढ़ाएंगे कल उसी में से कुछ न कुछ किसी को भी पूछेंगे। ऐसा नहीं कि सबको पूछना तो संभव नहीं, फिर पढ़ाना है आज इसको तो कल उसको तो कल उसको। इससे क्या होगा, तो आपको एक प्रेशर कहिए कि जो भी कहिए एक बना रहेगा, हमको रिवीजन करके आना है। तो ये पढ़े थे आप लोग। अब आगे एक चैप्टर शुरू किए थे हम, इकाई 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इकाई कितना? इकाई 1 स्टार्ट, है ना? और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये माय डियर शीर्षक का नाम है। और इस पर भी कल चर्चा थोड़ा बहुत हुआ था और हमने बताए थे कि ये क्या होता है, कौन यूरोप क्या है? क्या है यूरोप माय डियर? यूरोप एक महादेश का नाम है। अब महादेश किसको कहते हैं? कई देशों को मिलाकर या कई देशों के समूह को क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं। कई देशों के समूह को महादेश। और कितने महादेश है हमारे? 7 महादेश हैं, जिससे यूरोप भी एक महादेश है। और हमने बताए थे आप लोगों को कि यूरोप महादेश में देश प्रेम की भावना जब उत्पन्न हुई थी तो उसका विकास तेजी से शुरू हुआ था। तो अब जानना है हम लोगों की देश प्रेम की भावना कब उत्पन्न हुई और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने में किस व्यक्ति का योगदान है, और देश प्रेम की भावना जब उत्पन्न हुआ तो वहां पर क्या क्या हुआ है, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर इन्हीं 3 क्वेश्चनों का जवाब देगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना कब उत्पन्न हुई, उत्पन्न होने में किस किस व्यक्ति का योगदान है, और जब राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हुई तो वहां पर क्या क्या हुआ। ये राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम, यही ना? मैंने कल इस पर चर्चा किया था, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में गया मैं। राष्ट्रवाद ये एक शब्द है या फिर के एक भावना है। लोगों के अंदर भावना उत्पन्न होती कि नहीं होती है? Yes, sir. जैसे कि आप रोड जा रहे हैं और रोड पर कोई गिर गया तो आपकी इच्छा क्या होती है? इसको उठा दे, जगह ना इच्छा, तो उसी को भावना कहते हैं। या फिर कोई भिखमंगा है, कोई निस्सहाय है, आपको लगता है कि नहीं 10 टका दे दे, तो ये आपकी क्या होगी? भावना हो गई। या कहीं पर किसी का सामान गिर गया है तो आप
उनको बुला के दे देते हैं, बल्कि अपने करियर पर रख के नहीं चल देते हैं। कोई आदमी क्या करता है, करियर पर रख के चल देता है। तो उसका भावना था चोर वाला, आपका भावना है ईमानदार वाला। तो ये भावना हो गया मेरे। मैं इस पॉइंट पर जब आता हूँ तो एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। लोग के अंदर में जो भावना होती है ना, वो भावना को बदलना मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर चोर चिल्लर आपके दोस्त मित्र हैं, दोस्ती करो खूब जिससे रखना हो, लेकिन चोर चिल्लर उचंगा को कभी भी घर मत ले जाना, क्योंकि उसकी सोच हर वक्त चोरिए पड़ेगा। अगर आपके घर में आ गया और आपके पिताजी को सट टांगते हुए देख गए और उसमें टका देख गए और देख गए कि बराबर आपके पिताजी सट में रुपया रखते हैं, तो मैं हमसे लिखा लो कि एक न एक दिन वो आपके पिताजी की जेब से पैसा चुरा लेगा, आपके मित्र चुरा लेगा। अगर वो लड़की बाज है, लड़की को देख के इधर उधर करता है, और वो अगर आपके घर में आ रहा है और आपके घर में कोई भी आपके बहन रिलेशन कोई भी लड़की है, तो एक न एक दिन उसको मजबूर कर देगा वो। देखिएगा जिस सभी सब काम जो होता है ना, दोस्ती सब करता है, सुने होंगे आप। इसलिए इस टाइप का आदमी जो है उसको कभी घर मत ले जाइए। दोस्ती है तो ठीक है, रोडे पर कहीं अगर आप भाई ये भाई ये किसी का ना बड़ी मुरियल है, देखेगा ना बड़ रोडे पर ठीक है, रोडे पर कब क्या फिर अपन घर तो मत ले जाना है। ये बहुत बड़ा सीख की बात है। अगर घर की प्रतिष्ठा को, घर के सारा कुछ को रखना है और दोस्ती भी रखना है तो ऐसा करो। तो आ जाइए यहाँ पर। ये राष्ट्रवाद एक भावना का नाम है। यह जब उत्पन्न होते हैं ना, तो लोग अपने देश से प्रेम करने लगते हैं। जिस तरह से लोग अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने माँ से प्रेम करते हैं, तो ये भावना जो उत्पन्न होता है वो अपने परिवार माँ बाप से नहीं, पूरे देश से प्रेम करने लगते हैं। अपने देश के विकास के लिए काम करने लगते हैं। अगर देश उसका गुलाम है तो उसको आजाद करने के लिए गुट बनाने लगते हैं। तो वही सोच क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद। और हमारे देश जब गुलाम थे तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये महात्मा गांधी, ये सब के अंदर क्या जन्म लिया था, राष्ट्रवादी भावना जन्म लिया था। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने देश को आजाद करने के लिए संगठन बनाया जो अंग्रेज को मार पीट के भगा दिया। तो शायद समझ गए राष्ट्रवाद, अर्थात इस चक्र में पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब चलते हैं इसके बाद। मैं बता दूं कि अभी तक जो हम पढ़ाते आ रहे हैं, ये चैप्टर जैसे शुरू किए, इसमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, उसको हम एक जगह लिखते हैं, फिर एक एक करके बताते हैं और फिर आपके कॉपी में दिखाते हैं। तो आज भी वही करेंगे हम। जितना पॉइंट पढ़ना है उसको एक जगह लिख लेते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लोग क्या, इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं। क्वेश्चन आंसर नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसमें एक एक करके हम लिखेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टाइल है, क्योंकि उस पर कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हमको तो एक ज्ञान हो जाएगा ना कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग, मेरे एक साथ आप लोग भी लिखिएगा। क्या नाम रखेंगे इसका, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल स्पष्ट में लिखिएगा। अगर कोई ऐसा शब्द हो जो आपको नहीं चले तो हमसे पूछ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक नंबर में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, क्या राष्ट्रवाद का परिभाषा परिचय दे सकते, राष्ट्रवाद क्या है। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। रानी नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में
नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। उसके बाद तीसरा नंबर वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन देखेंगे फिल्म। वियना सम्मेलन। उसके बाद देखिए चौथा नंबर मेटरनिक युग। क्या? मेटरनिक युग। और पांचवा में देखिए जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। 6 नंबर में सन 1848 ईस्वी क्रांति। सन 1848 ईस्वी इटली का एकीकरण। आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? शायद आज जो है शायद मालूम होगा SST पॉइंट सुपॉल करके चैनल है, उसी पर आपका वीडियो ही अपलोड होता है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। इटली का एकीकरण। उसमें 10th C लिखा हुआ है 2025-26 प्ले लिस्ट में। चारों मेटरनिक मेटरनिक 8 नंबर में इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में मैजनी काउंट काबुल कोमा गैरीबाल्डी का योगदान। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण।
साला का काउड है। खाता का काउंट काउर। जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क का योगदान। इतना टाइम छिड़का एक रति मिस हो जाता है। हाँ? थोड़ा सा नीचा हुआ वहां राइटिंग में लगेगा। एक तो और चल सकता है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। बाधाएं। बारह नंबर विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? 13 नंबर में इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। आप लोग साइकिल में ताला मार के आते हैं ना जी, प्लीज साइकिल में ताला मार के आइएगा आप लोग। अगला है यूनानी सुल्तान आंदोलन।
यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। सर वहाँ पर क्या है? कहाँ पर? में के बाद एकीकरण में के बाद 13 नंबर में इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन। योग में राष्ट्रवाद उदय के कारण और प्रभाव। लिखिए तो जल्दी में। अब शुरू हो गया आप लोगों का चैप्टर। सभी आदमी बुक ले लीजिएगा, यही सरकारी बुक लीजिएगा, यही बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत कुछ है। नोट कीजिए 16 हुआ ना, और एक 17 नंबर दे दे, नहीं दे देंगे आएगा। प्रमुख स्मरणीयता, प्रमुख स्मरणीय तत्व, प्रमुख स्मरणीय 17 पॉइंट हुआ आप लोगों का। इस चैप्टर में 17 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। लगभग सभी लिख लिए, लिखिए आराम से लिखिए, कोई घर पर आज वैसे नहीं घुमा दूंगा। तो अभी 14 नंबर लिख रही है, तो 15, 16, 17 3 को बचा है। चला तो लगता है मैं कि आज हम पॉइंट शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय भी आपका खत्म हो रहा है। अभी भी कुछ बच्चे लिख ही रहे हैं, 1 मिनट तो लगेगा, टाइम से तो खत्म करना पड़ता है, चूंकि रात हो जाती है ना। चलिए आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम दिया जाता है। आइए कल से आप लोग